Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. So in this video we are going to study about phylum Protozoa. So before starting with its general characteristic, I would like to tell you about a small introduction part, that what is Protozoa, who coined this term, and who in which kingdom it belongs to. So let's begin. Let's start with the introduction part. तो बिफोर स्टार्टिंग विद की जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोटोजोआ के, तो हमें तो पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ क्या है. तो प्रोटोजोआ मीन्स, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल्स. ये दोनों ग्रीक वर्ड है और हमें इनके मीनिंग से पता चल रहा है कि फर्स्ट एनिमल्स मतलब ये अर्थ में सबसे पहले पाए गए थे. इनको प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोला जाता है. ठीक है. इसमें फिर बोला है माइक्रोस्कोपिक साइज एंड यूनिसेलुलर एनिमल्स. माइक्रोस्कोपिक साइज बोला है मतलब ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम नेकेड आई से तो इनको बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं. मैं भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाऊंगी कि 10 to 100 माइक्रोमीटर स्मॉल्स होते हैं ये, तो हम इनको नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी. फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स क्यों बोलते हैं इनको? जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि जो R.H. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में. तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि उसने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. तो इसने प्रोटेस्टा में इसको प्लेस किया था. और प्रोटेस्टा खुद में क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, तो इसलिए यूनिसेलुलर है. ठीक है. यूनिसेलुलर मतलब वन सेल्ड. फिर है टर्म गिवन बाय. अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रोटोजोआ है क्या. तो ये प्रोटोजोआ नाम किसने दिया है? एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफक्स, इन 1817. ईयर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये टर्म किसने दिया था. तो जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफक्स ने दिया था. ठीक है. ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, जैसे हम जानते हैं बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, जैसे पॉलीफेरा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये सब तो नॉन कॉर्डेटाज हैं. फिर कॉर्डेटाज आते हैं, तो बहुत सारे फाइलम्स हैं. तो उनमें से सबसे थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है ये. ठीक है. फिर इट सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अच्छा, अब इसमें यूनिसेलुलर बोला है मतलब ये सिंगल सेल्ड है. अगर सिंगल सेल ही इसके सारे बायोलॉजिकल फंक्शन कर पा रहा है, इसको रिप्रोड्यूस करवा पा रहा है, ग्रोथ करवा पा रहा है, इनको फूड प्रोवाइड कर पा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर पा रहा है, एज सिमिलर एज टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इनको हम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल में हो गया अमीबा, यूग्लिना. जैसे अमीबा में क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, उससे वो अपने खाना ले पाता है. यूग्लिना के पास मूवमेंट करने के लिए, अगर उसको खाना चाहिए तो मूवमेंट करने के लिए क्या यूज़ करता है, फ्लैजिला. इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं. फिर एंटोन वैन ल्यूवेनहुक फर्स्ट पर्सन टू सी इट. अच्छा, हमने इसको बोला माइक्रोस्कोपिक साइज है, तो माइक्रोस्कोपिक साइज है तो सबसे पहले किसने देखा होगा, जिसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया होगा. तो माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने, जिसने लिविंग सेल देखा था. ये भी आपने 11th-12th में पढ़ चुके होंगे. तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रोटोजोआ को देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर. ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रोटोजोआ के बारे में. ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, पर हाँ एमसीक्यू फॉर्म में कभी पूछ सकते हैं कि किसने ये टर्म दिया था, ये कौन सा नंबर का फाइलम है, ऐसे पूछ सकते हैं. तो ये जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट है. नाउ लेट्स बिगिन विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. जैसे बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, वैसे ये भी हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो वार्म एरिया हो, चाहे कोल्ड एरिया हो, चाहे डीप ओशंस हो, हर जगह ये पाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जैसे सिंपल है, प्रिमिटिव एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं. इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं. यूजुअली आर स्मॉल 10 to 100 mm. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो माइक्रोस्कोपिक क्यों है, क्योंकि वो बहुत बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वो नेकेड आई से देख ही नहीं सकते इसलिए. यूनिसेलुलर एंड एग्जिबिट प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है कि जो भी लिक्विड मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो भी फ्लूइड जेली लाइक प्रेजेंट होता है, वो इनका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब इसमें जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. बॉडी कवरिंग नेकेड और कवर्ड बाय पेलिकल, सम विद शेल और एक्सोस्केलेटन. बॉडी कवरिंग मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे कवर होती है, कई तो नेकेड होते हैं. ठीक है. और कई के पास शेल होता है, किसी के पास एक्सोस्केलेटन होता है. जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो फॉसिल बन जाते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिलिकॉन होता है, तो इसलिए वो या तो ओशन में स्टोन की फॉर्मेशन ले लेते हैं या फिर वो फॉसिल बन जाते हैं. हैबिटेट. मोस्ट आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, सी वाटर. सम आर पैरासाइटिक, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट मतलब या तो वो बॉडी के बाहर रहते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर रह लेंगे, या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं. मोस्टली फ्री लिविंग, अमीबा एंड पैरामीशियम. ये एग्जांपल्स है कि फ्री लिविंग प्रोटोजोआ कोई पूछे कि कौन है, तो कौन है, अमीबा एंड पैरामीशियम. पैरामीशियम क्या होता है, जिनको हम स्लीपर लाइक एनिमल्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो स्लीपर जैसी होती है, चप्पल जैसी होती है. पैरासाइट. पैरासाइट में क्या आता है, एंटामीबा एंड प्लाज्मोडियम.
ये भी एग्जाम्पल है कि एंट अमीबा एंड प्लाज्मोडियम किस में आते हैं, पैरासाइटिक में आते हैं, जो किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं या फिर उस होस्ट के अंदर रहते हैं। कैन बी सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब एक सिंगल रह रहा हो कोई, कौन रह सकता है, लुबिना रह सकता है एंड अमीबा रह सकता है। एंड क्लोनिकल में कौन रह सकता है, डायोस्टेलियम एंड प्रोटोस्पोरेंजियम, क्लोनिकल मतलब एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी शेप, बॉडी शेप इनकी वेरिएबल हो सकती है, कुछ इरेगुलर हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, लॉन्गेटेड हो सकते हैं, कुछ बहुत लंबे भी हो सकते हैं, कोई स्फेरिकल हो सकते हैं। तो डिफरेंट शेप होती है, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। जैसे आप देख सकते हो कि अमीबा के पास सूडोपोडिया होते हैं और वो एक जेली लाइक सब्सटेंस में होते हैं, ऐसी उनकी अलग पोजीशन होती है, ठीक है। पैरामीशियम एक स्लीपर लाइक एनिमल है, मैंने आपको भी बताया। सो फॉर द सिमेट्री पार्ट इट मे बी बायलेटरल, रेडिकल और स्फेरिकल। बायलेटरल का मतलब होता है कि हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर हम कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स नहीं आएगा। रेडिकल का भी मतलब यही होता है कि अगर हम इसको कहीं से भी कट करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कैसे भी हम इसको कट करेंगे तो ये भी इक्वल पार्ट्स नहीं आएगा। ऑल्सो अगर आप नोट्स साथ में नहीं बना पा रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट PDF नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। और अगर सिंपली आप अदिति बायोलॉजी में डालेंगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। अब देखो जैसे ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के जो जस्ट पास में जो हमें फ्लूइड प्रेजेंट होएगा जिसको हम साइटोप्लाज्म में बोलते हैं, वो तो हो जाएगा एंडोप्लाज्म। और जो ये सेल वॉल है इसके पास में जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एक्टोप्लाज्म। हमने सिंपली जो साइटोप्लाज्म है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो न्यूक्लियस के पास है उसको और जो न्यूक्लियस से दूर है उसको। न्यूक्लियस कैन हैव 1 और मोर न्यूक्लियस इन वन ऑर्गेनिज्म विच आर मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक। जैसे इस जो प्रोटोजोआ है उसमें एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, 2 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या 2 से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। वो मोनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं और डायमॉर्फिक भी हो सकते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में से डायमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि उनकी शेप भी अलग होती है, साइज भी अलग होता है, उनके फंक्शंस भी डिफर करते हैं। जैसे उसमें होता है माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है उसका बायोलॉजिकल जितने भी फंक्शन होते हैं वो देखता है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो जितने भी जेनेटिक फंक्शंस होते हैं वो सब वो देखता है। लोकोमोशन कैन बी सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया, इन सब के बेसिस पे हम लोकोमोशन कर सकते हैं। जैसे सूडोपोडिया में फॉल्स फीड बोला जाता है और ये मेनली किसमें प्रेजेंट होता है, अमीबा में। फ्लैजिला में वेब लाइट, ये किसमें प्रेजेंट होता है, यूग्लिना में। जो इसके लॉन्गेस्ट फ्लैजिला होती है वो मूवमेंट में मदद करती है, यूग्लिना के पास 2 फ्लैजिला होते हैं। सीलिया हेयर लाइक, इसका बेस्ट एग्जाम्पल वापस से पैरामीशियम है जो स्लिपर लाइक होता है। न्यूट्रिशन मोस्टली हेटरोट्रॉफिक, जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें मेनली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है जो कि यूग्लिना में होता है। पर जैसे कभी कभी सनलाइट नहीं आई, ठीक है, और उनका फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं, इसलिए उनको मीजोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले भी बोला जाता है। जैसे शेडी एरिया में रह रहे हैं तो फिर वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेंगे, क्योंकि सनलाइट उनको मिली नहीं, वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाए, तो फिर ऑटोट्रॉफिक कैसे करेंगे। जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। अगर आपको ये ना पता हो कि हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, तो वो किसी और पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, और जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो खुद से बनाते हैं खाना, ठीक है। साइटोसोम और साइटोफाइजी कैन बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। साइटोसोम का मतलब क्या होता है, माउथ, और साइटोफाइजी का मतलब क्या होता है, एनस। इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। डाइजेशन कैसे हो सकता है, इंट्रासेलुलर हो सकता है और टेक प्लेस इनसाइड फूड वैक्यूल। So for the respiration, their organ is not present, done by diffusion through body surface. अब जैसे ये एसेक्सुअल है, यूनिसेलुलर बोल लो, तो इसमें ऑर्गन तो प्रेजेंट होंगे नहीं, तो इधर रेस्पिरेशन तो होता है, किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। एक्सक्रीशन, इधर भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, ये अमीनोटैलिक होते हैं, और डन बाय डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस। इधर भी एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। कुछ फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन होते हैं उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूज होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। सिर्फ फ्रेश वाटर में क्यों होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो मिनरल्स की वजह से जो उनकी बॉडी होती है उनके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उनकी बॉडी का कंटेंट, वाटर कंटेंट बैलेंस करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन किया जाता है, ताकि उसमें जो एक्सेस वाटर जो उनके अंदर चला गया है उसको बाहर निकाल पाए। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। बोथ asexual and sexual reproduction can be performed. Asexual reproduction is most common and it can be done by बाइनरी फिजन, बर्डिंग एंड प्लाज्मोगैमी। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना में बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन, सिनगैमी, ऑटोमाइसिस। सेक्सुअल में कॉन्जुगेशन होता है पैरामीशियम में।
नेक्स्ट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। अब जैसे इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आ गई। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि पहले एग हो गया, फिर जाइगोट बना, फिर एम्ब्रायो बना, फिर अडल्ट बना। तो ये जो साइकिल है वो चलती जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता जाएगा तो ये साइकिल बढ़ती जाएगी। और आपको पता ही होगा कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो रिप्रोडक्शन ही होती है। ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन का ही नाम दिया जाता है। अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है मतलब उसका ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहे हैं, वो 1 से 2, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 4, 2 से 8 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंसिस्टमेंट। एंसिस्टमेंट क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है। जब फर्टिलाइजेशन या फिर ये मान लो रिप्रोडक्शन हो जाता है तो फिर जो जाइगोट होता है उसके आउटर साइड पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर बन जाती है। क्यों बन जाती है? टू रेजिस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ फूड, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर एंड ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल। ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एंडोस्केलेटन ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन से बना होता है। इनकी आउटर कवरिंग पे ये जो एंडोस्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है वो लगा होता है, जो कि जैसे ओशंस होते हैं उसमें स्टोन बन जाते हैं। जब वो धीरे धीरे टाइम बीतता है तो वो स्टोन्स बन जाते हैं या फिर फॉसिल बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोरामेनिफेरा, इसमें क्या होता है कि ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन या फिर पेट्रोलियम फॉर्मेशन में बहुत यूज आता है। इसके फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक it, so please like, share, comment and subscribe to my channel. And if you have any query regarding this topic, you can comment down below. I will solve all your query in this comment section. And for the notes, you can go to my telegram channel, which is Aditi Biology, or you can go to this link for this for the PDF notes. And thanks for watching. Bye.